जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इससे पहले जो भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं स्टैटिक जीके के, उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। याद रखिएगा, ये जो मॉक टेस्ट श्रृंखला मैंने शुरू की है, ये आपके आने वाले हर एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर। पहला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल त्यौहार कब होता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो पोंगल दोस्तों मैं पहले तो बता दूं, पोंगल एक पकवान का नाम होता है जिसमें दूध और गुड़ और इसमें नारियल डाल के उबाल के बनाया जाता है। तो जब ये उबाल आता है तो इसी को पोंगल कहा जाता है। तो पोंगल कहाँ का त्यौहार? आंसर होगा ऑप्शन सी, मकर संक्रांति के अवसर पर तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार ना 4 दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, पोंगल का तीसरा दिन जो होता है ना दोस्तों, वो होता है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल। और मट्टू पोंगल जो है, जो तीसरा दिन होता है पोंगल का, इसमें एक खेल भी होता है यहाँ पे। तो मट्टू पोंगल में वैसे ना मैं बता दूं, तो इसमें बैलों की पूजा होती है और एक खेल होता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जल्लीकट्टू जो खेल है ये किस देश किस राज्य की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आंसर होगा तमिलनाडु। और ये पोंगल का तीसरे दिन पर आयोजित किया जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु के और 2-3 त्यौहार बताइए, तो जैसे पुथांडु आपसे पूछा जाए, पुथांडु, तो पुथांडु नब्बर से है कहाँ का? तमिलनाडु का। तो ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में ना भगवान मुरुगन की एक कांवड़ यात्रा होती है, इसको थाई पूसम कहा जाता है। तो थाई पूसम त्यौहार ये भी तमिलनाडु का है। और कौन से देवता को समर्पित है? तो जरूर याद है, मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन कार्तिक के भगवान को कहा जाता है। और दूसरा आदि पेरक्कू। आदि पेरक्कू ये मानसून की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और फसलों की अच्छी कामना के लिए आयोजित किया जाता है आदि पेरक्कू। और एक मैं आपको और बता दूं, आदि पेरक्कू है एक आपका महामहम भी बहुत पूछता है एग्जाम में, महामहम। तो ये भी आपका तमिलनाडु का ही त्यौहार है। तो पुथांडु नब्बर्स होता है जो हर साल 14 अप्रैल को होता है। थाईपुसम भगवान मुरुगन के सम्मान में होता है। और आदि पेरक्कू मानसून की शुरुआत के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए तमिलनाडु के कोई भी 2 डांस, तो आप याद रखना कुम्मी, कुम्मी और करगम। तो कुम्मी और करगम कहाँ के डांस हैं? तमिलनाडु के डांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। और मैं आपको ये भी बता दूं, तमिलनाडु जो है ना, यहाँ पर चेन्नई है, चेन्नई। और चेन्नई जो है इसको कोलीवुड कहा जाता है, कोलीवुड। तमिल फिल्म उद्योग को क्या बोलते हैं हम? कोलीवुड कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए, जैसे बॉलीवुड है हिंदी फिल्मों के लिए, तो ऐसे ही तमिल फिल्म उद्योग को कोलीवुड कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन में लिखा गया है केरल। केरल के 2-3 त्यौहार जो आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, जैसे ओणम बड़ा पूछता है एग्जाम में, ओणम। ओणम जैसे आपसे विशु पूछेगा, विशु, विशु नया साल होता है। विशु नब्बर से केरल का, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है अरट्टू उत्सव, अरट्टू। तो ये भी आप याद रखें, केरल का एक त्यौहार है अरट्टू। एक त्यौहार और याद रखिएगा, मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। तो ये भी केरल का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ये सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था पोंगल कहाँ का त्यौहार है, आंसर होगा तमिलनाडु का त्यौहार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों कथकली जो है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और कथकली जो डांस है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? आंसर होगा केरल से। तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। और कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। इसमें चेहरे पे कलर लगाए जाते हैं, जैसे लाल कलर हो गया आपका, सफ़ेद हो गया, काला हो गया है ना, तो हरा हो गया। तो कथकली केरल का डांस है, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। केरल के 2 डांस मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों। एक आपसे पूछेगा थय्यम, थय्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जरूर याद रखेंगे, थय्यम केरल का है। दूसरा आपसे पूछा जाता है थुलाल, थुलाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। जैसे एक और पूछेगा आपसे मुडियट्टू,
तो मुडियट्टू भी केरल का यूनिक मतलब फोक डांस है, तो ये भी आप याद रखना। तो थय्यम, थुलाल, मुडियट्टू केरल के लोक नृत्य हैं, जबकि कथकली शास्त्र नृत्य है। दोस्तों अगर आपको किसी डांस में ना कली शब्द मिले लगा हुआ कली, जैसे कथकली, जैसे मरगम कली, जैसे कोल कली, जैसे पुली कली, जैसे चबिट्टू कली, ठीक है, तो वो डांस कहाँ का होगा? अगर कली शब्द है लास्ट में लगा हुआ तो आंसर हमेशा केरल ही होगा। ठीक है, मैंने कई डांस बता भी दिए, कथकली, कोल कली, पुली कली, मरगम कली, चबिट्टू कली, है नी, थिरुवतिरा कली। तो मतलब कली वाले डांस कहाँ के होते हैं? केरल के होते हैं। तो केरल का ही डांस है कथकली। और केरल में एक क्लासिकल डांस और होता है मोहिनी अट्टम, तो ये भी आप याद रखना, मोहिनी अट्टम केरल का ही डांस है, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, केरल भारत में दक्षिण भारत का राज्य है, पश्चिमी तट पर स्थित है। और भारत में कभी क्वेश्चन आए, गोड गोड आउंस कंट्री किसको कहा जाता है? भगवान का अपना देश किसको कहा गया? केरल को। और केरल को और क्या बोलते हैं? स्पाइस गार्डन। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत में मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है, तो ये भी आपसे पूछता है। और केरल में ना एक शहर है कोचीन, तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, तो केरल के कोचीन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न में पूछें तो प्रश्न में कहा गया था कथकली, आंसर होगा केरल का डांस, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा का नाम है। तो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया जवाहरलाल नेहरू, इनकी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो इनकी किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज। क्लियर, याद रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? हर साल पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण दिवस की मैं बात करूं तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों, पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस देश से हुई थी? जवाब होगा स्वीडन से हुई थी। तो ये भी आप याद रखना। और सबसे पहला पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था 1974 में। 1974 में सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई है। ठीक है दोस्तों, स्वीडन। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 22 अप्रैल। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी दिवस कब होता है? हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या होता है? तो जनसंख्या दिवस होता है, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है, ओजोन दिवस। क्लियर, याद रखेंगे। तो पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में। मतलब एक और इसकी क्लासिक क्या मान सकते हैं, आर्थिक राजधानी मान सकते हैं इसकी। तो UAE में है, दुबई में। तो जरूर याद रखिएगा। और क्रिकेट का जो शासी निकाय है इसको ICC कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप फुटबॉल की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम क्या है, तो आप याद रखना फीफा। फुटबॉल की जो शासी निकाय है उसको फीफा कहा जाता है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा ज्यूरिख में। ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ऐसे ही आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। तो ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ लंदन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि हॉकी महासंघ कहाँ पर है, दोस्तों हॉकी महासंघ है आपका लॉज़ेन में, लुजान जिसको कहा जाता है, हॉकी महासंघ लॉज़ेन। और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महासंघ, शूटिंग महासंघ की मैं बात करूँ तो ये जर्मनी में है। और ये जर्मनी कहाँ पर है? म्यूनिख में। जर्मनी के म्यूनिख शहर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महासंघ है। तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछता है। और ये ज्यूरिख वाला क्वेश्चन तो बहुत आता है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। टेनिस महासंघ लंदन में है आपका।
और हॉकी महासंघ लॉजेन में, शूटिंग महासंघ जर्मनी के म्यूनिख में। हमसे पूछा गया था क्रिकेट के लिए आईसीसी का मुख्यालय तो दुबई में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय किस शहर में है। दोस्तों इसरो की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका बेंगलोर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब बेंगलोर। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसरो का जो पहला नाम था ना वो क्या था, वो था इनकोस्पर। इनकोस्पर, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और इनकोस्पर की स्थापना 1962 में हुई थी। तो कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसरो का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो जवाब होगा इनकोस्पर था। और विक्रम साराभाई जो हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना गया है। क्लियर, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया, चपचारकुट त्योहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है। दोस्तों चपचारकुट त्योहार की अगर मैं बात करूं तो ये भारत में जो झूम कल्टीवेशन होता है, झूम खेती के बाद मनाया जाता है। और चपचारकुट कहाँ पे होता है, आंसर होगा मिजोरम में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मिजोरम का एक कृषि त्यौहार है। और मैं आपको बता दूं चपचारकुट त्यौहार पर ना एक डांस किया जाता है, चेराम डांस। चेराम डांस, तो चेराम नृत्य, और चेराम नृत्य की खास बात मैं आपको बताऊं, इसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है। बैम्बू, तो बैम्बू डांस कहा जाता है क्योंकि बांस की छड़ियों के साथ ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मिजोरम की मैं बात करूं तो यहाँ का ना एक त्यौहार और आपसे पूछ सकता है, पावलकुट। तो पावलकुट भी बड़ा फेमस है, तो ये भी आप याद रखना। चपचारकुट, पावलकुट है ना, तो ये मिजोरम के डांस हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि मिजोरम को क्या बोलते हैं, तो मिजोरम का एक उपनाम है द लैंड ऑफ हाईलैंडर। द लैंड ऑफ हाईलैंडर, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना, द लैंड ऑफ हाईलैंडर। और दूसरा मिजोरम को बोलते हैं लुसाई हिल। मिजोरम का पुराना नाम है लुसाई हिल, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम को एक नाम और मिला है मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मोलेसिस बेसिन। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्या मिजोरम में कोई टाइगर रिजर्व है। हाँ, तो दम्पा टाइगर रिजर्व। दम्पा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, मिजोरम में। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन में लिखा गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार मैं अगर आपसे बताऊं तो वो है आपका खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मनाया जाता है, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। मेनली ये त्यौहार जो है ना वो आपका धरती माता को समर्पित है। ठीक है, तो जरूर याद रखना, खर्ची पूजा सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है त्रिपुरा में। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, त्रिपुरा का एक डांस है होजागिरी। तो होजागिरी डांस भी कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है। तो खर्ची पूजा एक त्यौहार है, और होजागिरी नृत्य है, और ये त्रिपुरा का है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मेघालय। मेघालय का एक डांस याद रखना, लाहो। लाहो डांस। और मेघालय का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है वांगाला। इसे 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है। एक है वहदीन खलम। तो वहदीन खलम जो त्यौहार है वो भी मेघालय में होता है। क्लियर, याद रखना। हमसे पूछा गया था चपचारकुट, आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ सिख किसके लेखक कौन है। तो दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ सिख लिखी गई है वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब खुशवंत सिंह। दोस्तों खुशवंत सिंह की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो मुझे सबसे पसंद आई वो है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसकी पुस्तक है, आंसर होगा खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य की उत्पत्ति गुजरात के किस धार्मिक प्रसंग से मानी जाती है। तो दोस्तों जो गरबा होता है ना वो नवरात्रि पर होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है नवरात्रि। और मैं आपको बता दूं दिसंबर 2023 में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर गरबा खेला जाता है। और गुजरात के 2-3 डांस में आपको और बता दूं, जैसे टिप्पानी बहुत आता है आपके एग्जाम में। टिप्पानी, जैसे आपसे भवई पूछ सकता है एग्जाम में, भवई। जैसे आपसे डांडिया पूछ सकता है, डांडिया। इसमें लकड़ी की स्टिक लेकर ये खेला जाता है डांडिया। डांडिया के अलावा डांगी नृत्य आपके एग्जाम में आ सकता है। डांगी जनजाति है, डांगी। और सिद्धि धमाल, ये शिकार के दौरान किया जाता है, सिद्धि धमाल। तो ये सारे डांस कहाँ के हैं, गुजरात के हैं।
और मैं आपको बता दूं भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे ज़्यादा नमक और मूंगफली का उत्पादन भी कहाँ होता है, वो गुजरात में ही होता है। हमसे पूछा गया था गरबा नृत्य की उत्पत्ति तो नवरात्रि के दौरान होती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक डांस होता है धनुची, धनुची डांस, क्या आप मुझे बता सकते हैं धनुची डांस ये दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है तो वेस्ट बंगाल में होता है। तो कभी आपके एग्जाम में आए धनुची कहाँ का डांस है तो वेस्ट बंगाल में। हमसे गरबा पूछा गया था, नवरात्रि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कहाँ पर है? जवाब होगा गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं भारत में डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी तो उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये श्वेत क्रांति का ही एक नाम है, तो ये जरूर याद रखना। ऑपरेशन फ्लड ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी, ठीक है, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। क्लियर, याद रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ऑपरेशन फ्लड आया भारत में उसके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लखनऊ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? तो जवाब होगा लखनऊ में। केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च संस्थान लखनऊ। क्लियर, याद रखेंगे। पुणे में कौन सा है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? जवाब होगा आपका पुणे में। क्लियर, हमसे पूछा था डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस है 2021 में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में जो दूसरा शब्द जोड़ा गया था वो था टुगेदर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, टुगेदर। क्लियर, टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। कोरोना के टाइम में ये वाक्य जोड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि ओलंपिक खेल जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं ये कब शुरू हुए थे? तो सबसे पहला ओलंपिक खेल 1896 में खेला गया था एथेंस में, ग्रीस में, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनी तो वो बनी थी आपकी 23 जून 1894 को बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लॉजेन शहर में है, लॉजेन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ कि अभी ना 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। फीफा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों में खेला जाएगा। कहाँ कहाँ पर? तो आप बताइएगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026 का, ये जरूर आप याद रखना। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे आपके ग्लासगो में, तो ये आपसे पूछा जाए तो ये भी आप याद रखना, ग्लासगो। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, तो हमसे पूछा गया था ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य में नया शब्द, आंसर होगा टुगेदर जोड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्या कहा गया है दोस्तों? भारत में प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी का जनक कौन है भारत में? आंसर होगा आपका ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट या धन्वंतरी। तो दोस्तों धन्वंतरी के शिष्य थे जिनका नाम था सुश्रुत, तो सुश्रुत को भारत में प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं बता दूं आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बनारस से हुई है। तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस शहर है यहाँ से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आप याद रखना। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत सरकार धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में देती है? तो धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत। अगला प्रश्न, मैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों अगर मैं बात करूं मैनोमीटर तो ये गैसों का दाब मापता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मैनोमीटर गैसों का दाब। क्लियर है दोस्तों। द्रवों का घनत्व कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? दोस्तों
भारत में जब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी तो भारत सरकार के द्वारा साल 1953 में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया था। तो ये 1953 की बात है, तो इसका आंसर होगा 1953। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1953 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस स्थापत्य शैली और राजवंश का उत्कृष्ट उदाहरण है? दोस्तों, खजुराहो के जो स्मारक है ना, वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के स्मारक की सबसे खास बात यह है कि नागर शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने बनवाए थे। आंसर होगा आपका ए। ठीक है, नागर शैली। अगर आपके एग्जाम में नागर शैली नहीं आए तो आपको लिखेगा पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होती है? देखो, पंचायतन शैली में 5 मंदिर बनते हैं। जैसे एक मंदिर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बीच में सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो ये 5 मंदिर हो गए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो खजुराहो के स्मारक पंचायतन शैली में भी बने हुए हैं जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। तो कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने बनवाए थे। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मंदिरों के 2 शैली बड़ी फेमस हैं, एक तो नागर और एक द्रविड़। नागर शैली और द्रविड़ शैली, अगर इन दोनों को मिश्रित कर दो तो बनेगी बेसर शैली। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मंदिर निर्माण की बेसर शैली किन शैलियों का मिश्रण है, तो आप बताइएगा नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर शैली कहलाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मंदिरों में गोपुरम क्या होता है, तो गोपुरम प्रवेश द्वार होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। खजुराहो पूछा गया था, तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने नागर शैली में बनवाया था मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहा गया? अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवी देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सही जवाब क्या होगा? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु के लिए बना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भगवान विष्णु। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये किसने बनवाया था, तो एक खमेर राजा थे, खमेर राजा, और इनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। तो सूर्यवर्मन के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था कंबोडिया में और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कंबोडिया की राजधानी बताओ, नोम पेन। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिनका प्रतीक सांप था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, ये जरूर याद रखना, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जैन धर्म का कोई त्यौहार जो आपको याद हो? हाँ, तो जैन धर्म का ना एक त्यौहार होता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व ये अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है पर्युषण पर्व। और पर्युषण के बारे में बता दूं, जैन धर्म का पर्युषण पर्व को श्वेतांबर लोग 8 दिन तक मनाते हैं और दिगंबर लोग जो होते हैं वो 10 दिन तक मनाते हैं। दोनों ही केस में अपने जो पाप हैं उनका प्रायश्चित किया जाता है और अपनी आत्मशुद्धि की प्रार्थना की जाती है। तो जैन धर्म का त्यौहार बड़ा आता है एग्जाम में, ये पर्युषण पर्व। हमसे पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क अर्थात जियो पार्क कहाँ पर बन रहा है? आंसर क्या होगा? भारत में जो पहला जियो पार्क बन रहा है वो बन रहा है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आप मुझे मध्य प्रदेश के 4 डांस बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। मांच डांस होता है, मटकी डांस होता है, यहाँ पे जवारा डांस होता है, जवारा। गेहूं की फसल जब कटती है तो गिरदा डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे डांस आप याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मांच और मटकी बहुत आता है, तो दोनों ही मध्य प्रदेश के डांस हैं। तो भारत का पहला जियो पार्क जबलपुर में बना है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका हर साल 3 मई को होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 3 मई। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए कोई अवार्ड जो आपको याद हो? हाँ, तो आप याद ना, एक अवार्ड है गिलर्मो कार्नो, गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। और ये जो कोलंबिया के ना एक पत्रकार थे गिलर्मो कार्नो,
उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसके सम्मान में दिया जाता है। तो ये आप याद रखना। और ये कौन देता है इसको? यूनेस्को देता है, यूनेस्को, ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद आपके ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर की आत्मकथा याद रखना, वेटिंग फॉर वीजा। तो वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर अम्बेडकर की। महात्मा गांधी की आप जानते हैं हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये काफ़ी आती है एग्जाम में। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा महात्मा गांधी की है। हमसे पूछा गया था इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों यहाँ लिखा गया स्वेज नहर। अगर आपसे पूछे स्वेज नहर किसको जोड़ती है तो आप बताइएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और स्वेज नहर का वास्तुकार कौन था? तो फर्डिनेंड डी लाप्लास, डी लाप्लास। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है, फर्डिनेंड डी लाप्लास। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय? जवाब होगा आपका डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, जिसमें प्रकाश के प्रकरण को समझाया गया था। और इस खोज के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का साल 1930 में। तो ये भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। आप याद रखना डॉक्टर सी.वी. रमन। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी होता है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था? आंसर होगा चौथी बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। और ये चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। तो चौथी बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान में बट गया था आपका बौद्ध धर्म। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे वो जगह बताओ जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने जो वस्त्र थे वो त्यागे थे और साधु का वेश धारण किया था, तो आप याद ना गोरखपुर। गोरखपुर वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है वो साधु के वेश धारण किए थे। तो ये आप याद रखना। कौन सी नदी थी? रोहिन नदी। रोहिन नदी के किनारे इन्होंने अपने वस्त्र त्यागे थे। हमसे पूछा गया था हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति में बने थे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गुप्त काल। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। जातक कथा दोस्तों, जातक कथा क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथा है। पूर्व जन्म की कहानी जातक कथा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। अगली क्लास में मैं इसको आपको करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। और मैं आपको बता दूं आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे में इवनिंग में आएगी आपकी साइंस की स्पेशल क्लास, जिसमें हम साइंस के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मैंने कहा था कि मैं डे बाय डे आपको नए नए क्वेश्चन कराता रहूँगा, जैसे मंडे में ज्योग्राफी, ट्यूसडे में साइंस, वेडनेसडे में हिस्ट्री, थर्सडे में पॉलिटी, फ्राइडे में इकोनॉमी, सैटरडे में कंप्यूटर साइंस, संडे में स्पोर्ट जीके, ये सब मैं लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। और जिन लोगों का आज एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर कीजिए, आपका सिलेक्शन इस बार हो और ये साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो। आप पूरी ज़िंदगी अच्छे से अपनी तैयारी कर नौकरी करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मैं क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान पीजी के पॉइंट।